There are three things that I want to discuss with you in today's session that differentiate a civil services topper. In my experience, first मैंने point बोला that content consolidation is the most important variable which differentiate a civil services topper. सबसे पहले why? Whatever the point we are studying in these 20,000 pages, you cannot consolidate each and everything. Very common mistake which a beginner do in this preparation. एक mentor तो इस पूरी preparation में mandatory है, जो कि आपको right strategy examination की बताता रहे. Whatever the things we are telling you here, it is the core philosophy of Sarthi. Whenever we hire a mentor, Sarthi IAS में mentor के लिए एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है दैट दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू ऑफ दिस एग्जाम. पर पेपर जो मेरा एक्सपीरियंस है मेंस लिखने का, मेंस क्रैक करने का, यू राइट 4000 वर्ड्स पर पेपर. अगर आप इसको डिड्यूस करोगे तो रफली 200 पेजेस ऑफ कंटेंट यू एक्चुअली राइट इन द एग्जामिनेशन. आप कोई ऑफलाइन फाउंडेशन की कोचिंग चले जाओ, राइट नाउ दे आर चार्जिंग मोर देन 2 लाख. आप मुझे वहां जाके बता देना, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आपको इंटरनेट पे सारथी है इसका ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, आप भी 2 लाख पे कर दो. अगर कोई इतने डिटेल में सारी स्ट्रैटेजी आपको पूरे 1 साल में भी बता देना, आई विल पे दैट मनी फ्रॉम माय ओन पॉकेट. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लिसन मी आउट कि क्या एजेंडा है नेक्स्ट 1.5 आवर में. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस बिगिनर किट सेशन, है ना. सो दोज हु आर न्यू टू सारथी आईएएस प्लेटफॉर्म, फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस यू विद सारथी आईएएस एंड माई सेल्फ. सारथी आईएएस, a platform providing UPSC civil services training, civil services examination training in a comprehensive manner. We started 3.5 to 4 years back, and consistently we have been providing lot of topper in this examination, and because of this very thing only you have trusted Sarthi IAS to attend this beginner kit here. Myself Varun Jain, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन आप सभी को दे देता हूं क्योंकि सेशन में काफी लोग न्यू होंगे जो पहली बार मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. I have done my graduation in civil engineering from IIT Roorkee. Post that, I jumped into the civil services preparation. I have appeared in 6 UPSC CSE examination, all the attempts. Out of these 6 attempts, I have cleared the prelims examination 4 times. I have cleared the mains examination twice. So twice I have appeared in interview of the UPSC civil services examination. My optional was philosophy in the initial attempt. Once I have given interview and cracked the mains examination with philosophy optional, and in the second time when I was giving the interview I had PSIR optional. ठीक है, तो this is the brief introduction about me. Now just brief idea about this beginner kit, what we are going to do, then we are going to proceed in this particular session. देखिए, ये जो beginner kit का आइडिया है सारथी आईएएस, ये आइडिया लेके आया है उन लोगों के लिए those who are beginning their preparation now. जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं beginner kit. देखिए, जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था इन 2013 में, आई एम टॉकिंग अबाउट 12 इयर्स बैक रफली. 2013 में देयर वाज नॉट इनफ गाइडेंस. यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, इतने कोई पॉपुलर ब्लॉग्स नहीं थे, स्ट्रैटेजी टॉपर्स नहीं लिखते थे, है ना. तो 2013 में स्ट्रैटेजीज लोगों को पता ही नहीं होते थे. कैसे चलता था? हिट एंड ट्रायल, है ना. आप अटेम्प्ट दो, कर करके, गिर के, समझ के आप समझोगे, या फिर कोई इनफॉर्मल सेंस में, इनफॉर्मल सेंस मतलब आपकी फैमिली में, कोई रिलेशन में किसी ने यूपीएससी सीएससी पहले दिया हो या क्रैक किया हो तो वो आपको गाइड करता था. तो पहले स्ट्रैटेजी होते ही नहीं थे. एंड ज्वाइनिंग द कोचिंग इंडस्ट्री वाज मैंडेटरी अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजी जानने हैं, एग्जामिनेशन को समझना है. ठीक है. नाउ एज आई सी, अगर मैं अपने पिछले 12-13 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, व्हाट आई हैव सीन कि पिछले स्पेशली कोविड के कॉन्टेक्स्ट में 2013-14 के बाद चेंजेस पहले आने शुरू हुए कि पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रैटेजीज. कुछ अच्छे पॉपुलर ब्लॉग भी आए जहां पे लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे. टॉपर्स ने भी अपने ब्लॉग क्रिएट करने स्टार्ट किए. मुझे याद है मुदित जैन सर, है ना, मुदित जैन सर ने अपना ब्लॉग क्रिएट किया था 2016-17 में. तो दैट बिकम अ सोर्स टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज. आप टॉपर के वहां पे रीड कर सकते थे. बट जब कोविड आया, पोस्ट कोविड स्ट्रैटेजी का बम्बार्डमेंट हुआ. एवरीवन स्टार्टेड बिकमिंग a UPSC mentor and everyone started talking about the strategies. prelims crack किया हो या ना किया हो, everybody started uploading video. अब मैंने क्या देखा है, मेरे टाइम में क्या प्रॉब्लम था, स्ट्रैटेजीज थे ही नहीं, मतलब पॉपुलर नहीं थे कि हर जगह आपको एक्सेसिबिलिटी हो उनकी, है ना. बट आपके सामने क्या प्रॉब्लम है, देयर आर टू मच स्ट्रैटेजीज, इजंट इट? प्लीज टेल मी दिस थिंग. हैव यू फेस दिस चैलेंज? कोई ये कहता है पॉलिटी ऐसे पढ़नी है, कोई ये कहता है पॉलिटी ऐसे पढ़नी है, कोई कहता है नोट्स बनाओ, कोई कहता है नोट्स मत बनाओ, है ना. इसको मैं काफी बार बोलता आया हूं, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन फ्रंट ऑफ यू. तो एक स्ट्रैटेजी फाइनली नहीं हो पा रही है.
देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन जो हमने पिछले 1-1.5 साल में रियलाइज किया। देखिए, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं हो सकती टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अलग अलग टॉपर भी आपको दिखेंगे अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज बताते हुए, बट देयर शुड बी वन कॉमन सेट ऑफ स्ट्रैटेजी, वन कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल, है ना, विच यू कैन कंसीडर राइट टू बिगिन ऑन योर ओन, है ना। जब आप उन प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, देन करते करते आपको समझ में आएगा, है ना। अदरवाइज तो आप कंफ्यूज ही रहोगे अगर आप शुरू ही नहीं करोगे। तो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना, वी हैव स्टार्टेड दिस बिगिनर किट। आइडिया बिल्कुल सिंपल है। जितने भी यूपीएससी सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आंसर राइटिंग हो, पीवाईक्यू हो, एवरीथिंग वी विल पुट एट वन प्लेस विच इज बिगिनर किट, है ना। तो प्लीज इस सेशन को इस माइंडसेट से ना देखे कि जस्ट अनदर यूट्यूब वीडियो। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट हैविंग दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन यूट्यूब, है ना। होता है ना, जब हम यूट्यूब पे कुछ देखते हैं तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है ना। अटेंशन स्पैन जब कम होता है, हम थोड़ी सी बात सुनते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं और ढंग से नहीं सुनते। जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे, है ना, तब तक आप जो भी हम आपको बातें बता रहे हैं, व्हाटएवर वी आर टेलिंग यू इन द बिगिनर किट, यू वोंट बी एबल टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर फंडा, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक किसी भी चीज को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर थिंग, है ना, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, और ये फॉर्मूला दिया था जैनिज्म फाउंडर महावीर ने, है ना। अगर आप जैनिज्म का पाथ टू लिबरेशन देखोगे तो देयर आर 3 थिंग्स जो जैनिज्म में सजेस्ट की जाती है। अब वो आपकी प्रिपरेशन से कैसे रिलेटेड है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए, दिस इज द 3 पाथ। सबसे पहला पाथ होता है राइट फेथ, सेकेंड इज राइट नॉलेज, थर्ड इज राइट कंडक्ट। ठीक है, देखो, तो मैं क्या डिमांड कर रहा हूं आपसे, फर्स्ट यू नीड टू हैव दी करेक्ट फेथ। अगर आपने बिगिनर किट ज्वाइन की है, आपने सारथी है इसकी मोस्ट क्रेडिबल टीम जो कि पूरे यूपीएससी इकोसिस्टम में है, हमारी जो कंप्लीट टीम है ना, दे हैड एक्सपीरियंस ऑफ 4 सिलेक्शन एंड 11 इंटरव्यूज, अब 11 से ज्यादा हो गए हैं, है ना। दिस इज द मोस्ट क्रेडिबल टीम। तो फर्स्ट यू नीड टू हैव द फेथ, है ना। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, है ना, प्लीज स्पेंड टाइम ओवर दिस बिगिनर किट, है ना। इट विल टेक अ वाइल, है ना। जितने भी हमने सेशन कंडक्ट करने हैं, वी विल कंडक्ट इन द स्पैन ऑफ 15 to 20 days, बट हैव राइट फेथ। क्योंकि जब तक आप फेथ नहीं करेंगे, जब तक आप इस सेशन को एक अनदर यूट्यूब वीडियो की तरह देखेंगे, तब तक वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वोंट बी एबल टू एब्सॉर्ब इट। ठीक है, तो सबसे पहले यू नीड टू हैव राइट फेथ, सेकेंड थिंग यू नीड टू हैव राइट नॉलेज। वंस यू विल हैव फेथ कि हाँ यार, ये जो लोग स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर क्रेडिबल पीपल, ऑलरेडी आप क्रेडेंशियल्स देख चुके हैं सारथी आईएएस के टीम के, देन वी विल प्रोवाइड यू द राइट नॉलेज। ओनली आफ्टर राइट फेथ यू विल बी एबल टू एब्सॉर्ब दिस राइट नॉलेज। ठीक है, समझ में आया। देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, व्हाई वी आर सेइंग कि आंसर राइटिंग डे 1 से नहीं करनी चाहिए, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। उसके बाद आएगा राइट कंडक्ट, दैट इज योर एक्शन पार्ट। वी विल प्रोवाइड यू द नॉलेज हेयर कि क्या स्ट्रैटेजीज हैं, उसके बाद आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, दैट इज योर गेम, राइट कंडक्ट। ठीक है, तो व्हाट आई एम डिमांडिंग आउट ऑफ यू, हैव राइट फेथ, राइट नॉलेज वी विल प्रोवाइड यू विद इन दिस बिगिनर किट, उसके बाद राइट कंडक्ट आपको करना है। ठीक है, समझ में आया। तो प्लीज सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी डिवाइस में ये वीडियो देख रहे हैं उसको आराम से सामने रख दो, हैव पेशेंस, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जो बातें मैं आपको समझाने वाला हूं, प्लीज फोकस ऑन ऑल दी थिंग्स एंड लिसन मी केयरफुली। डन? हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? शैल वी स्टार्ट नाउ? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन, देखिए, when we were designing this beginner kit, so we had a complete discussion, है ना। सभी सारथी है इसके जो भी mentors हैं, already selected people हैं, we sat together and we were discussing कि यार ये which mentor should talk about which thing, right? Then the conclusion which we all made is that I should be talking about what differentiate a civil services examination topper in contrast to other people who are not able to clear this examination. देखिए, I have seen almost all the sides of this examination, है ना। I have cracked the prelims examination, I have failed the prelims examination, I have cracked the mains examination, I have also failed the mains examination. Once I have scored very good marks in the interview as well.
So in all these stages, I have performed well as well, and I have performed bad as well. And so I'll be pretty honest with you as your mentor. I need to be very honest with you. है ना? तो that is why I will tell you कि इस पूरे ecosystem में, है ना, those people who are getting through, who are getting selected, what differentiate them? This is what we are going to discuss. This will set your foundation right so that you will be knowing कि यार अगर कोई इस एग्जाम को क्रैक कर रहा है तो क्या उसके क्वालिटीज होते होंगे, क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए. माय लास्ट 13 ईयर एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस सेशन. ठीक है, दिस इज द टॉपिक. चलो स्टार्ट करते हैं सीधा. सो व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड पर्सन? प्लीज फॉलो विद मी नाउ. सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन? एक फेयर असेसमेंट लेते हैं. हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग? डोंट जस्ट थिंक अबाउट कि how many people are applying. Of course 13 to 14 lakh people, if I put the number here, 13 lakh people roughly are applying for the examination, right? But and 6 to 6 lakh मान लेते हैं who are appearing for the prelims examination. But out of these people, how many do you think are actually preparing seriously for this examination? एक broad number I want to understand from you कि आप जिस कंपटीशन में एंटर कर रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड दैट लैंडस्केप और नॉट? राइट, ठीक है. 30-40 के somebody saying 1 lakh, somebody saying 50,000. ठीक है, so we can roughly say at max 1 lakh at max and minimum हम मान लेते हैं 50,000. This is the range of people who are actually seriously preparing for this examination, है ना? अब मुझे एक बात बताना, देखो इन बाकी जो 5 लाख बच गए उनका तो कोई चांस ही नहीं है एग्जाम क्लियर होने का. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु आर नॉट इवन कंसिस्टेंट विद देयर प्रिपरेशन, है ना, उनकी तो बात ही नहीं करते. जिनका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है ना, उनका तो कभी सिलेक्शन होना ही नहीं है. दे आर नॉट इवन इन द कॉम्पिटिशन, दे आर नॉट जस्ट अवेयर अबाउट इट, है ना. वी विल टॉक अबाउट द पीपल हु आर एक्चुअली इन द कॉम्पिटिशन, है ना, हु आर स्टडिंग कंटिन्यूअसली, कंप्लीटिंग द सिलेबस एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, बट out of these 1 lakh people, let's put a number, let's put a maximum cap to it, 1 lakh. And out of these 1 lakh people, what differentiate those 1000 people who are actually clearing this examination? ठीक है, तो लैंडस्केप सिंपल सा है, टॉप 1% में पहुंचना है ना. 1 लाख लोग हैं, उनमें के टॉप 1% में आपको पहुंचना है. सो व्हाट डिफरेंशिएट? डू यू थिंक नंबर ऑफ आवर्स दैट वन इज स्टडिंग? है ना, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 1 लाख पीपल हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, है ना. अमंग देम, डू यू थिंक नंबर ऑफ आवर्स, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, है ना, आप बहुत सारे रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे टॉपर्स की बातें सुनते हैं. हाउ मेनी आवर्स डू यू थिंक वन शुड स्टडी? somebody studying 8 hours, somebody studying 6 hours, somebody may study 10 hours. Do you think that among these 1 lakh people, number of hours that one is studying will differentiate the one who are going to move to top 1000? Do you think so? And क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ये लगता है, why I am saying this thing, because when we are starting our UPSC CSC journey, we feel like this कि यार नंबर ऑफ आवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर मैं 12 घंटे पढ़ता रहूंगा, अगर मैं 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है, आई विल टेल यू व्हाई. सेकंड पॉइंट पे आते हैं. पहले completing the syllabus. Please tell me how many of you now at this stage, especially those who are starting their UPSC CSC journey, आप में से कितने लोगों को लगता है कि बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए? Do you get this feeling? आप में से कुछ लोग, I am assuming, already doing foundation course from somewhere else, है ना, तो आपको लगता है ये कि बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार हमारी कोचिंग में फाउंडेशन कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए, हमारे नोट्स बन के आ जाए, एक बार हम क्लास में जाते हैं, रोज 3 घंटे में से 2 घंटे लिखते हैं और वापस आ जाते हैं, बस ये काम पूरा हो जाए 1 साल तक, 1.5 साल तक, एंड देन वी विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, है ना. नाउ लिसन टू मी. देखो, ये जो 2 वेरिएबल आपको स्टार्टिंग में इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, दे आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट डिफरेंशिएटर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. दे आर इंपॉर्टेंट. Without giving a certain number of hours to your study, you won't be able to complete the syllabus, and without which you won't be able to clear the examination.
है ना, विदाउट कंप्लीटिंग सिलेबस ऑब्वियसली यू डोंट स्टैंड अ चांस इवन टू कॉम्पीट इन दिस एग्जामिनेशन, बट दीज आर नॉट दी डिफरेंशिएटर। ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। जिन 1 लाख जो 1 लाख लोग हम बात कर रहे हैं हु आर इनटू दिस कंपटीशन, दे आर गिविंग द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, है ना, दे ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। आपको क्या लगता है एक एवरेज एस्पिरेंट इस पूरी प्रिपरेशन में 4 से 5 साल लगा रहा है ना, वन एवरेज एस्पिरेंट जो इस पूरी जर्नी में है 4 to 5 इयर्स मिनिमम लोग स्पेंड कर रहे हैं, है ना। और मैं 4 to 5 उन लोगों की बात कर रहा हूं दोज़ हु आर इवन क्लियरिंग दिस एग्जाम, है ना। अगर आप यूपीएससी की ऑफिशियल रिपोर्ट देखेंगे तो 3rd and 4th अटेम्प्ट वालों के मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं रफली 52% पीपल। तो आउट ऑफ 1000 टॉपर 52% ऐसे लोग हैं दोज हु हैड ऑलरेडी स्पेंड 3 to 4 ईयर इन दिस प्रिपरेशन। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अगर कोई 4 से 5 साल ऑन एन एवरेज इस प्रिपरेशन में लगा रहा है तो उसका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा ना। डू यू थिंक दैट सिलेबस कंप्लीशन विल एक्चुअली डिफरेंशिएट? एब्सोल्युटली नॉट, है ना। There are 3 things that I want to discuss with you in today's session that differentiate a civil services topper in my experience, है ना। One is who has consolidated its content, यही मैं डिटेल में डिस्कस करने आया हूं आज आपसे। One, who has consolidated his own content. Second, right strategy, and third, one's share of luck. इन 3 चीजों की मैं बात करूंगा and then you will understand a broader competitive landscape and you will understand where to focus upon, है ना। बस इस पे फोकस मत करो कि आप कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, है ना। आप 8 घंटे 10 घंटे लाइब्रेरी में अगर बैठ रहे हो कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। यू आर नॉट अदर देन दीज 1 लाख पीपल, दे आर ऑल्सो सिटिंग देयर फॉर 8 to 10 hours, ठीक है। तो दीज आर द 3 थिंग्स दैट डिफरेंशिएट अ सिविल सर्विसेज टॉपर: कंटेंट कंसोलिडेशन, राइट स्ट्रैटेजी एंड वन शेयर ऑफ लक। इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हमारा एजेंडा क्या है आज का, ठीक है। चलो नाउ लिसन, देखिए फर्स्ट मैंने पॉइंट बोला दैट कंटेंट कंसोलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल व्हिच डिफरेंशिएट अ सिविल सर्विसेज टॉपर। सबसे पहले व्हाई, पहले आता है कि नीड क्या है कंटेंट कंसोलिडेशन की। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद सबसे पहले ये बात आपसे डिस्कस करने आया है टू एब्सॉर्ब द ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि कंटेंट कंसोलिडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार ना ब्रॉडर लैंडस्केप समझते हैं। आई विल आस्क यू वन थिंग, लेट्स से थ्रू दिस बिगिनर किट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द रिसोर्सेज दैट यू शुड बी चूजिंग फॉर योर प्रिपरेशन, है ना। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जीएस हो, ऑप्शनल हो, है ना। हाउ मेनी पेजेस डू यू थिंक एन एस्पिरेंट शुड स्टडी और नीड टू स्टडी while preparing for this exam? एटलीस्ट कितने पेजेस मिनिमम आपको पढ़ने पड़ते होंगे, है ना। एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस कंटेंट इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, है ना। प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, ऑप्शनल, करंट अफेयर, ईच एंड एवरीथिंग, हाउ मेनी पेजेस ऑफ कंटेंट एटलीस्ट? कैन यू गेस? कैन यू मेक इंटेलिजेंट गेस? जैसे मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं आपको, पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज अराउंड 500 पेजेस, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, इकोनॉमी 800 पेजेस कम से कम होगा, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री 600-700 पेजेस होंगे। अब सोचते जाओ, आपको मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स का भी कंप्लीट करना है, ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मिनिमम आई बिलीव इफ यू आर हिटिंग ऑल दी सोर्सेज राइट इन दी वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप सारे सोर्सेज सही हिट कर रहे हो, एज यू कैन सी हियर रफली 10,000 पेजेस मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको, you will have to study for this examination. 10,000 pages of content you will have to study at least, and in most probable scenario I will say कि ये जाएगा कम से कम 20,000 पेजेस, कम से कम 20,000 पेजेस जाएगा। 50% कंटेंट इन योर प्रिपरेशन जर्नी यू एंड अप रीडिंग जो कि इतना रेलेवेंट नहीं था। दिस विल हैपन, दिस इज अ कॉमन ट्रेंड, ठीक है। तो आउट ऑफ दीस 20,000 पेजेस अब आपको मेंस एग्जामिनेशन विच इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस एग्जाम, राइट। इस एग्जाम का न्यूक्लियस क्या है? मेंस है। प्रीलिम्स इज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन दी सेशन 1 ऑफ द बिगिनर किट, है ना। डॉक्टर शिवन हैज डिस्कस विद यू कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू किस तरीके से प्रोसेस है, राइट। अब इस पूरे एग्जाम में अगर आपको रैंक लाना है तो न्यूक्लियस तो मेंस है, एंड इन द मेंस एग्जामिनेशन रफली 200 पेजेस ऑफ कंटेंट यू राइट इन योर आंसर शीट। आप सोचो एक बार, आंसर शीट में आपको इमेजिन कराता हूं, इन द मेंस देयर आर 4 GS पेपर,
1 ऐसे पेपर एंड 2 ऑप्शनल के पेपर हैं, तो देयर आर 7 पेपर्स। और यूपीएससी रफली आपको जो पेजेस देता है उसके अकॉर्डिंग पर पेपर रफली यू राइट 4000 वर्ड्स की बात कर रहा हूं, पेजेस नहीं। पर पेपर जो मेरा एक्सपीरियंस है मेंस लिखने का, मेंस क्रैक करने का, यू राइट 4000 वर्ड्स पर पेपर। अगर आप इसको डिड्यूस करोगे तो रफली 200 पेजेस ऑफ कंटेंट you actually write in the examination. This is the core problem which people are failing to understand कि ये जो 20,000 पेजेस आप पढ़ रहे हो, लिख तो आप वहां पे 200 पेजेस का ही कंटेंट रहे हो, है ना, एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एज वेल। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन का स्केड्यूल देखेंगे तो सुबह आपका GS1 होता है, मॉर्निंग में 3 hours, देन इन द आफ्टरनून सेशन देयर इज GS2 पेपर, द नेक्स्ट डे यू विल हैव GS3 इन द मॉर्निंग 3 hour, and the afternoon session you will have GS4. In this hectic schedule, you have to filter out 200 pages of content from the 20,000 pages that you had studied. How will you do that in such a short span of time? You won't be able to do that if your content is not consolidated. है ना, ये जो 1 लाख लोग हैं, the 1 lakh people which we had discussed who are actually competing in this examination, they have already read these 20,000 pages. कोई 4-5 साल से ज्यादा टाइम, अगर 3-4 साल से ज्यादा टाइम लगा रहा है तो they have already read it. आपके पास क्या लगे है ना, why you should be topper, है ना, the one thing that differentiate is कि आपका कंटेंट इस लेवल पे कंसोलिडेट है या नहीं है, कि आप इन द टाइम क्रंच है इन द मेंस एग्जामिनेशन, whether you are able to reproduce 200 pages of content, filter out the 200 pages of content out of these 20,000 pages which you have studied in past 2-3 years. Are you able to grasp what I'm saying? है ना, कि आपने 2-3 साल में 20,000 पेजेस का कंटेंट पढ़ा और उसमें से फिल्टर आउट करके in these 7 paper you need to write 200 pages of content that you won't be able to do if your content is not consolidated. है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट को ऐसा लगता है, मैं अपने पहले मेंस की कहानी बताता हूं, पहले मेंस में मैंने रियलाइज किया था, है ना, देखिए आई केम आउट फ्रॉम दी इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, जब मैं IIT JEE की प्रिपरेशन करता था तो आई यूज्ड टू फील कि यार अगर आपको कुछ समझ में आ गया है, बिकॉज दिस इज हाउ IIT JEE एग्जामिनेशन इज, इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट देन न्यूमेरिकल में आपको अप्लाई करना होता था कॉन्सेप्ट। आई वाज गुड एट दैट। व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर द फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशन इन UPSC CSC आई मेड द सेम मिस्टेक, है ना, आई थॉट कि मैंने तो पढ़ लिया ये 20,000 पेजेस, है ना, आई हैव रेड एवरीथिंग, ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैंने सिलेबस का पार्ट कंप्लीट ना किया हो, बट आई हैड नो कंसोलिडेशन। मैं जब 3 घंटे पेपर देने बैठा, वहां पे आंसर मैंने लिखने बैठा, तो पढ़ा सब कुछ था बट कंटेंट कंसोलिडेटेड नहीं था, एंड आई वाज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट व्हिच आई हैव रेड इन दोस 3 hours. दैट वाज द मिस्टेक। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं एक बार, लेट्स move further to understand the meaning of this consolidation word. What is the difference between consolidation and memorization? है ना, देखो आपको याद होगा ड्यूरिंग योर स्कूल डेज आपके कोई भी टीचर्स होते थे तो आपको चीजें रटवाते थे। ये वर्ड समझते हो, रट्टाफिकेशन, रटना चीजों को, है ना, प्लीज टेल मी, आपने स्कूल में चीजें रटी हैं, आपके टीचर्स ने आपको बोला होगा बस याद कर लो, है ना, आप उसे याद करते थे, 2 दिन बाद उसका एग्जाम होता था, एंड देन आपसे 4 दिन बाद उसके बारे में कोई पूछे तो आप भूल जाओगे। 90% ऑफ द पीपल आई वुड से इवन इन द ग्रेजुएशन दे आर डूइंग दिस। प्लीज टेल मी, ग्रेजुएशन के एग्जाम ऐसे ही देते हैं आप? अरे कितने लोग कॉलेज में हैं बताओ मुझे, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम दिए थे आपने ऐसे दिए थे, है ना, 4 दिन पहले उठाया, रटा, जाके एग्जाम में सॉल्व करा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, तो याद आता है कुछ? क्या आप उसे रिकलेक्ट कर पाओगे अभी, एटलीस्ट ब्रॉडर चीजें? एब्सोल्युटली नॉट। वो था रट्टाफिकेशन, वो था मेमोराइजेशन, है ना। दिस कंसोलिडेशन इज वेरी डिफरेंट। दिस कंसोलिडेशन मींस इंटरनलाइजेशन ऑफ द कंटेंट, ठीक है। कंटेंट विल बी इंटरनलाइज एट दैट लेवल कि अगर आपको कोई सोके उठा के, लाइक यू आर स्लीपिंग, और आपको कोई सोके उठाए और पूछे कि अच्छा आर्टिकल नंबर 14 क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 17 क्या था, तो वो आपको तुरंत रिकॉल हो। दिस इज द लेवल ऑफ internalization which is required to actually crack the examination. समझ में आया?
So there is a difference between memorization and consolidation. Memorization is short lived, है ना, और वैसे भी इस पूरे यूपीएससी सीएससी का जितना सिलेबस है, यू कांट मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको याद होगा, शायद आप में से कुछ लोगों ने एक वीडियो देखा हो, देयर इज वन सिविल सर्विसेज टॉपर फ्रॉम 2014, जो मेरा पहला मेंस भी था, ईरा सिंगल मैम. हैव यू हर्ड अबाउट हर नेम? ईरा सिंगल मैम. She was a civil services topper in 2014. In her very first interview after the selection, this is the exact thing that she said. कि civil services exam में you don't need to memorize a lot. हो ही नहीं सकता इतना कुछ memorize. Then फिर लिखोगे कैसे वहां पे? It should be internalized, consolidated. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक बार. अब आपका नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन आएगा, सर ये होगा कैसे? चलो समझ तो आ रहा है कि खाली इतना सब कुछ रटा नहीं जा सकता, बट हाउ कैन वी डू दैट, है ना? इसके कुछ चीजें मैं आपको अभी बताता हूं, हाउ कैन वी डू दैट. इट्स इज इट सबसे पहले सिंपल सा पॉइंट ये आता है, इफ यू आर रीडिंग 20,000 पेजेस, it is not possible to consolidate each and everything. Whatever the point we are studying in these 20,000 pages, you cannot consolidate each and everything. Very common mistake which a beginner do in this preparation. है ना, आप जो भी पढ़ते हो, जो भी सेंटेंस आप पढ़ते हो, यू टेंड टू फील कि सब कुछ याद करना है. नो, एब्सोल्युटली नॉट. इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जो भी पढ़ रहे हो सब कुछ आपको कंसोलिडेट करना है ना. सबसे पहले इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट का फिल्ट्रेशन करो. मतलब out of these 20,000 pages, what content is more important that you should be aware of, isn't it? Please tell me. मैं एक प्रॉब्लम आपको मैंने थ्रो की है कि 20,000 पेजेस हैं, इनको 200 पेजेस के कंटेंट में समराइज करना है. हाउ कैन यू डू दैट? सबसे पहले यू नीड टू डू द फिल्ट्रेशन, that you understand this thing. Out of these pages, these points are more important. In UPSC civil services preparation, there is a hierarchy of information. All information is not equally important. ये फिल्ट्रेशन कैसे होगा कि चलो सर ठीक है कंसोलिडेशन करना है, उसके लिए फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है. हाउ कैन वी डू दिस फिल्ट्रेशन? इट विल बी थ्रू पीवाईक्यू. दैट इज व्हाई आपको दिखेगा कि टॉपर बोलते हैं फोकस ऑन पीवाईक्यू, फोकस ऑन पीवाईक्यू, है ना. तो पीवाईक्यू आर योर बाइबल. पीवाईक्यू मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इफ यू आर स्टडिंग द पॉलिटी, लेट्स से आपने पॉलिटी स्टार्ट किया पढ़ना, आपने कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर को आपने फॉलो किया, है ना, आपको पीवाईक्यू देख के ही समझ में आएगा कि आउट ऑफ दीज कंटेंट, जो भी टीचर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर हैज टू प्रोवाइड द कंटेंट इन अ डिटेल मैनर. आप लेट्स से लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो, तो कौन से एरियाज हैं जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ डेप्थ यूपीएससी इज आस्किंग इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक. टू गेट दिस अंडरस्टैंडिंग, है ना, यू हैव टू कॉन्टिन्यूअसली लुक टू द पीवाईक्यू. समझ में आ रहा है? थ्रू पीवाईक्यू यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड? तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंस इन फिल्ट्रेशन. देन वंस यू हैव, लाइक दिस विल टेक सम टाइम, इट कांट बी डन फ्रॉम डे वन, राइट? यू विल स्टडी, पहले आप ब्रॉडर लेवल पे ग्रास्प करोगे, बट सब्सिक्वेंट रिवीजन में थ्रू द पीवाईक्यू यू विल डू द फिल्ट्रेशन एंड देन उस फिल्टर्ड कंटेंट का कॉन्टिन्यूअस रिवीजन. ठीक है, समझ में आया? देखिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं, पीवाईक्यू जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, राइट आफ्टर फर्स्ट रीडिंग लुक टू द पीवाईक्यू, तभी की तभी, है ना. आपको सॉल्व नहीं करने हैं, है ना. यू डोंट नीड टू सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चंस इन द वेरी फर्स्ट टाइम, जस्ट बट रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, तो ऑलवेज कीप योर पीवाईक्यू इन फ्रंट ऑफ यू व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक. उसको कंप्लीट करो एंड देन चेक आउट द पीवाईक्यू. डन? समझ में आया? तो कंटेंट, एवरीथिंग कांट बी कंसोलिडेटेड, यू नीड टू फिल्टर आउट व्हाट आर द एरियाज व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट. हाउ द फिल्ट्रेशन विल बी डन? थ्रू द पीवाईक्यू. देन दैट फिल्टर्ड कंटेंट शुड बी रिवाइज्ड कंसिस्टेंटली. देन यू विल रीच टू दिस स्टेज कि फिल्टर्ड कंटेंट आपको कंसोलिडेट हो गया है. ठीक है ना? चलो डन. अब आता है इसी कंसोलिडेशन पार्ट पे आते हैं अभी. इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग इन कंसोलिडेशन. वी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन आंसर राइटिंग एज वेल, बट हियर टू एक्सप्लेन यू कि आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कंसोलिडेशन में, दैट पॉइंट आई वांट टू कवर हियर, है ना. देखो सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको. मैंने क्या देखा है
मोस्ट ऑफ द बिगिनर डू दिस मिस्टेक कि हम ये सोचते हैं जब सारा सिलेबस हम पढ़ लेंगे, once you will be done with complete syllabus and memorize each and everything या consolidated each and everything, then we will start the answer writing. Common mindset है, isn't it? First we will complete the syllabus, we will revise the syllabus. जब हमें syllabus memorize हो जाएगा, then we will start the answer writing. Isn't it? And most of the people delay their answer writing. Most of the people delay their answer writing. कि अभी रिवीजन नहीं हुआ, अभी याद नहीं है मुझे. This is one common mistake. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि आपका जो कंटेंट का कंसोलिडेशन है वो आंसर राइटिंग करके होगा. इट्स नॉट लाइक कि आप आंसर राइटिंग से पहले कंसोलिडेट कर लोगे एंड देन यू विल डू द आंसर राइटिंग ना, है ना. जैसे सिंपल आपको अगर आपके एक्सपीरियंस से रिलेट करूं, यू मस्ट हैव डन दिस थिंग इन योर स्कूल टाइम. स्कूल में होता था ना ऐसे टीचर्स लिख लिख के याद कराते थे. यू रिमेंबर दिस थिंग कि हम स्कूल में लिख लिख के याद करते थे जब आप छोटे होंगे, प्रॉब्ली 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास. क्यों होता है ऐसा? वेरी बेसिक थिंग कि इंटरनलाइजेशन अगर आपको किसी कंटेंट का करना है, वंस यू विल राइट दैट कंटेंट इट विल परमानेंटली फिट इनटू योर माइंड. तो एक रीडिंग के बाद वंस यू हैव डन वन रीडिंग ऑफ द मेंस कंटेंट, देन यू शुड स्टार्ट द आंसर राइटिंग. डोंट थिंक कि आप आंसर राइटिंग के लिए वेट करोगे कि जब सारा कंटेंट कंसोलिडेट हो गया है then you will do the answer writing. ठीक है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग इन कंसोलिडेशन कैन नॉट हैपन विदाउट आंसर राइटिंग. प्लीज नोट इट डाउन. याद तभी होगा जब आप कंटेंट लिख लोगे. वंस यू राइट समथिंग इट गोज इनटू योर परमानेंट मेमोरी, है ना. यूटिलाइज दिस बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके पास स्कूल टाइम से थी. ठीक है, डन. अब देखो, अब एक और क्वेश्चन आता है यहां पे, अनदर क्वेश्चन. हाँ देखो, आपके क्वेश्चन करने से पहले मैं ही ले आया यहां पे क्वेश्चन, है ना. आई कैन एक्सपेक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क, तो बी पेशेंट, है ना. मैं आज जितने भी क्वेश्चन है हम खुद यहां पे लेके आए हैं. वी अंडरस्टैंड योर जर्नी यार. आपका अगला क्वेश्चन यही आना था कि सर फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कब करना है. नाउ लिसन, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, है ना. दिस सेशन कैन नॉट बी वन वे, राइट. अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं. प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आंसर ऑफ वन क्वेश्चन. क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. ये पॉवर्टी का डेफिनेशन लिखने के लिए जो डेफिनेशन आप अभी लिख रहे हो, है ना, टू राइट दिस डेफिनेशन, क्या आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ी? यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर यूपीएससी सीएससी जर्नी, है ना. जो आपका पॉवर्टी का टॉपिक है विच एग्जिस्ट इन जीएस3, विच एग्जिस्ट इन जीएस2, हैव यू रेड दैट टॉपिक? स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछता हूं, हैव यू रेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ जीएस2 और जीएस3? कि आपने डेडिकेटेड पॉवर्टी का टॉपिक पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, बट यू आर एबल टू राइट. ऐसे में एक दो एग्जांपल और दे सकता हूं आपको जो आपके ऑलरेडी सिलेबस का पार्ट है, लाइक अर्बनाइजेशन, राइट, सेक्युलरिज्म. अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्बनाइजेशन के इशू क्या है, विच इज द टॉपिक ऑफ जीएस1, तो आप लिख दोगे ना कि ये इशू है. अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैंने क्या प्रॉब्लम देखा है इस पूरे इकोसिस्टम में, स्पेशली ये पिछले 5-6 साल से मैंने चीज पॉपुलर होते हुए देखी है. अगेन आई एम मेकिंग द कमेंट प्राइवेट सो दैट वी कैन फोकस ऑन द सेशन. अब चैलेंज मैंने क्या देखा है, पीपल हु प्रोफेस आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट राइटिंग द बेसिक कंटेंट, ये जो अभी आप पॉवर्टी का डेफिनेशन बता रहे हो, दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट, है ना. दिस इज नॉट द एग्जामिनेशन जो कि आप आई वुड से कि जहां पे आप 0 लेवल के साथ आते हो. दिस इज द एग्जामिनेशन, यू ऑल आर ग्रेजुएट. एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको चीजों की ऑलरेडी है ना. व्हेन आई सेड पॉवर्टी, आपने नहीं पूछा कि सर ये पॉवर्टी क्या होता है ना. कोई भी आपका जीएस का टॉपिक आएगा, यू विल हैव सम बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, इजंट इट? ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है, 1 और 2 टॉपिक हो सकते हैं. मान लो मैं आपसे बोलूं जीएस4 का इंटीग्रेटेड टॉपिक है, ऑनेस्टी टॉपिक है, क्या आपको ऑनेस्टी के बारे में ऑलरेडी नहीं आता, है ना. तो अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर ये बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट ही आप बार बार लिख रहे हो अपने आंसर में, तो व्हाट वैल्यू डज इट ऐड टू योर प्रिपरेशन? आप बताओ मुझे, क्या ये बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट ही आप लिख के आने वाले हो फाइनल यूपीएससी सीएससी एग्जाम में? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, है ना. मैंने क्या देखा है कि फाउंडेशन करते टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ओन ईगो. दे विल राइट दिस बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट और उन्हें क्या लगता है हम आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं.
है ना, टीचर आएंगे लेक्चर में, पूरा लेक्चर पढ़ाएंगे, है ना, एंड उसके बाद उस लेक्चर में से कुछ एक बेसिक क्वेश्चन यहां पे लिख देंगे एंड देन उसको बोलेंगे कि इसका आंसर लिखो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? कोई ऐसा तो नहीं आपको लिखना सीखना है, यू आर नॉट इन फर्स्ट क्लास, यू आर नॉट इन सेकंड क्लास के अभी लिखना सीख रहे हैं, है ना। यू नीड टू राइट यूपीएससी लेवल कंटेंट, है ना। जब यूपीएससी लेवल कंटेंट आपके पास होगा तभी उसी को लिखने का बेनिफिट है। तो बोथ द एक्सट्रीम्स आर रॉन्ग। एक तरफ स्टार्टिंग आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन, इट इज नॉट हेल्पफुल, ठीक है ना, इट इज नॉट हेल्पफुल। स्टार्टिंग राइटिंग फ्रॉम डे वन, यू आर जस्ट सेटिस्फाइंग योर ईगो कि आप भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, है ना। एंड दूसरा एक्सट्रीम क्या था कि आंसर राइटिंग तब करेंगे व्हेन एवरीथिंग विल बी कंसोलिडेटेड, व्हेन एवरीथिंग विल बी कंसोलिडेटेड, एब्सोल्युटली नॉट। हमें थोड़ा बीच का रास्ता लेना है। तो यहां पे मैं कुछ एसेंशियल बता रहा हूं आपको। There are some essential to start the answer writing. It shouldn't be done from day one. You should take 4, 5, 6 month time, है ना, to start the answer writing. सबसे पहले you must have basic knowledge of the subject, जितने भी important subject हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। जब तक आपको बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है इन सब्जेक्ट की, विच आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी आंसर, तब तक आप यूपीएससी लेवल कंटेंट लिख ही नहीं सकते। सेकंड, यू नीड टू डेवलप दिस पर्टिकुलर स्किल जहां पे कि यू आर एबल टू इंटीग्रेट, you are able to interrelate your knowledge. भाई when we, let's say इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, if we talk about the poverty, तो poverty के कुछ पॉलिटिकल रीजन होंगे, कुछ इकोनॉमिक रीजन होंगे, कुछ सोशल रीजन होंगे। अगर आप वो इंटररिलेट नहीं कर पा रहे, then what is the point of writing the answer from day one? क्या मिलेगा उससे? इंक खराब होगी, पेन खराब होगा, है ना, पेजेस खराब करोगे और खुद को खुश करोगे बस, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक लेवल ऑफ सब्जेक्ट कवर कीजिए। एक इंटर रिलेशन का जो स्किल इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, एक रूडिमेंट्री लेवल पे, आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपर्ट होने का वेट करना है, एक रूडिमेंट्री लेवल पे डेवलप दैट स्किल एंड देन स्टार्ट द आंसर राइटिंग। हैव यू अंडरस्टूड? है ना। देखो ये सारा गेम ना, अगेन ऑल्दो वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, है ना, जो पूरा यूपीएससी सीएससी का कोचिंग इकोसिस्टम है, बट आई बिलीव यू हैव नोटिस दिस थिंग कि सारथी एस के जितने भी मेंटर हैं, they see themselves as separate from this coaching ecosystem, और as a student हम आपको चीजें बताते हैं। ये चीज मैंने रियलाइज की थी just because the big coaching institute they want to sell you their test series to you in the very beginning, है ना। ऐसे लोग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है 2 साल की, जाते नहीं है लिखने, है ना, बिकॉज दे बिलीव कि आंसर राइटिंग तो डे 1 से करनी होती है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? ठीक है, समझ में आया? चलो डन, आगे बढ़ते हैं। One last advice from this particular point regarding answer writing. Please remember this thing. Answer writing has 2 aspects. Just one point, one advice I am giving you. Answer writing has 2 particular aspects. One is psychological, that is thinking. Like if I say poverty, poverty का क्या meaning है, इसके क्या reason है, इसका क्या consequences है, the thinking part. And the other is physical part, the physical writing part. है ना? In the initial way, in the initial part of your journey, है ना, आप साइकोलॉजिकल पार्ट पे फोकस करो, फिजिकल पार्ट इज वेरी इजी, है ना। फिजिकल पार्ट तो क्या है? वॉट एवर द नॉलेज यू आर हैविंग इन योर माइंड, यू आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम कि इफ योर नर्वस सिस्टम विल सेंड द सिग्नल टू योर हैंड, इट विल राइट, है ना। अल्टीमेटली ब्रेनस्टॉर्मिंग आप जिसे बोलते हैं, राइट। तो जो थिंकिंग पार्ट है, अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। अभी जिस लेवल पे आपका थिंकिंग है, जिस लेवल पे नॉलेज है, उससे 2 या 3 लेवल आपको ऊपर जाना है। वंस थिंकिंग उस लेवल पे पहुंच गया, आंसर तो निकल आएगा ना। इट्स जस्ट 3 मंथ एक्टिविटी, राइट। अगर आपका मेंटल लेवल उस लेवल पे है कि आप पॉवर्टी के रीजन सोच पा रहे हो इकोनॉमी यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट में, तो आप लिख तो लोगे। तो फोकस मोर ऑन थिंकिंग पार्ट, द सेकंड विल फॉलो ऑटोमेटिकली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डन, तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब पॉइंट आता है राइट स्ट्रैटेजी, है ना। देखिए ऑल्दो ये राइट स्ट्रैटेजी बहुत बार डिस्कस हो गया है ना, इस पूरे इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा डिस्कस होता है राइट स्ट्रैटेजी। जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ द व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ दिस राइट स्ट्रैटेजी इन दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, एक बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन समवेयर ऑन द यूट्यूब मैंने चेक किया था, वो मैं आपको देता हूं। जस्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझना है इस बात को। देखो भाई, राइट स्ट्रैटेजी इज नॉट जस्ट अबाउट कि रिसोर्सेस क्या क्या है, पॉलिटी कहां से पढ़ूं, इकोनॉमी कहां से पढ़ूं। देयर आर वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी इन दिस एग्जामिनेशन। रिसोर्स
तो स्टार्टिंग है। ये भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि कंसोलिडेशन करना है ना, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस राइट स्ट्रैटेजी, राइट। एक बेसिक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, समवेयर ऑन द यूट्यूब आई सॉ दैट, है ना, दैट आई वांट टू शेयर विद यू। तो देखो, एक उस वीडियो में मैंने क्या देखा, लेट्स से दिस इज दी, लेट्स से क्या है ही, दिस इज द बॉटल ऑफ वाटर, है ना, पानी है इसके अंदर। लेट्स से इफ एनी ह्यूमन बीइंग, है ना, इज थर्स्टी एंड वांट टू क्वेंच हिज और हर थर्स्ट, लेट्स से ये बॉटल मैं किसी 1000 years बैक किसी बहुत ही प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग को दे देता हूं, है ना। वो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग के आगे अगर ये बॉटल आ जाए तो हाउ ही विल डू, है ना। उसको भी काम एक ही है, पानी पीना है, प्यास बुझानी है, दे वांट टू क्वेंच देयर थर्स्ट, दे विल ट्राई इट मल्टीपल वे। फर्स्ट वो क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, है ना, खींचने की कोशिश करेंगे, और बिकॉज दे आर पावरफुल, हो सकता है खींच के थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो इस बॉटल को खोल भी दें और उसके बाद पानी पी लें। Isn't it? वही एक सिंपल सा अगर एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के हाथ में अगर आप ये बॉटल दोगे, how he will do, he understand the right strategy to open this particular bottle. How he will do, he will just roll it and drink the water. Isn't it? Very simple illustration, but this is exactly what happened in the civil services examination. मैं आपसे पूछता हूं, in the past few year have you noticed this thing कि बहुत सारे एस्पिरेंट जिनके घर में या जिनके कोई बहुत ही नियर नेटवर्क में कोई टॉपर है जिसने एग्जामिनेशन पहले क्रैक किया है, जैसे कोई मे बी फादर हो गए, मदर हो गए, स्पेशली अगर सिबलिंग्स हैं, एल्डर सिबलिंग है, उनके लिए एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाता है। क्या आपने नोटिस किया है, हैव यू नोटिस कि एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर ने अगर एग्जाम क्रैक कर लिया तो यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर के लिए इट बिकम इजी। आपको लगता है कि आपने नोटिस किया है, देयर आर मेनी टॉपर्स इन द पास्ट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। अब क्या है उनके पास, व्हाट दे हैव द राइट मेंटर एट देयर होम who are telling them the right strategy for this examination. This is what differentiate, please remember this, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं आपसे, what differentiate a topper, he has the right strategy at the right time at his disposal. मैंने क्या देखा है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, ऑल्दो इतना गाइडेंस है सेक्टर के अंदर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, है ना। या फिर लोग क्या करते हैं, कोई लोकल कोई ऐसा होता है, कोई नोन पर्सन होता है ना, जो कि आपका मेंटर बन जाता है, बट उसके पास भी टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कोई मेंटर आपको पर्सनली दे नहीं पाता। तो अगर मेंटर आपको डिटेल्ड आपकी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएगा तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। अंडरस्टूड? तो एन एस्पिरेंट विद अ फैमिली मेंबर हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम, व्हिच इज वेरी कॉमन, तो एक मेंटर तो इस पूरी प्रिपरेशन में मैंडेटरी है, जो कि आपको राइट स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन की बताता रहे। देखो, ऐसे नहीं कि बिना मेंटर के लोगों ने क्रैक नहीं किया, पीपल हैव डन दैट। How they have done that, they become their own mentor, isn't it? क्यों आपको दिखेगा कि काफी सारे लोग 4th और 5th अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं, जैसे टीना दाबी मैम का हम नाम लेते हैं, she cracked it in the very first exam. If we talk about the Tina Dabi ma'am, she cracked the examination in the very first attempt, है ना, she understood the examination, है ना, her mother had already experienced the UPSC examination, she could guide her, and the same goes for her younger sister, right? बट अगर आप खुद इस एग्जामिनेशन में बार बार फेल होके स्ट्रैटेजी सीखोगे, यू माइट क्लियर इट, आपको 3, 4, 5 साल लग सकते हैं, बट इज इट द राइट वे? आज के टाइम में इज इट द राइट वे? एब्सोल्युटली नॉट। तो मेरा क्या सजेशन है आपको, दूसरों की गलतियों से सीखो, ठीक है ना, एंड अडेप्ट क्विकली। डन? तो अ मेंटर इज मैंडेटरी इन दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑलवेज हैव अ मेंटर। आप कैसे, या तो आप प्रोफेशनली हायर करो, वॉट एवर वे, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ डेडिकेटेड मेंटर इन दिस यूपीएससी सीएससी जर्नी हु इज गाइडिंग यू थ्रू दिस जर्नी, है ना। और मेंटर के मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूं, है ना। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोर्स, बट देखिए जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, वॉट एवर द थिंग्स वी आर टेलिंग यू हियर, इट इज द कोर फिलॉसफी ऑफ सारथी। व्हेनेवर वी हायर अ मेंटर, सारथी आईएएस में मेंटर के लिए एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, that they must have appeared for the interview of this exam, because those who have appeared in the interview, they have cracked the prelims and mains, isn't it? Then they understand the examination. ऐसा नहीं कोई भी राह चलते को मेंटर बना लिया ना, पहले उसकी क्रेडेंशियल देखो,
प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव द क्रेडेंशियल ऑफ द मेंटर, है ना। व्हेन वी स्टार्टेड सारथी, ऐसा आपको दिखेगा जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में जितने लोग होंगे, शायद मुझे 2020 से तो कोई नहीं जानता होगा, सभी लोग यंग है अभी आपके सेशन में। आई स्टार्टेड विद दिस थिंग कि मैं अपना मार्कशीट पहले शेयर करता हूं, सो दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड कहां इसने मेंस क्रैक किया है ना। इफ Dr. Shivin sir and Mudit Jain sir is teaching at Sarthi, you already know they are credible people, they have cracked the examination, they understand the exam. So whenever you are choosing a mentor, always check the credential of the mentor. Minimum मैं आपको बोल रहा हूं, those who have cracked the mains examination, they should be the people who are guiding you. आगे बढ़े आप। तो these are the three things: consolidation done, right strategy done, अब last आता है one share of luck. Understood? तो दो डिफरेंशिएटर मैंने आपको बताया, फोकस ऑन कंटेंट कंसोलिडेशन, सेकंड इज राइट स्ट्रैटेजी, हाईली इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग। अब इस पॉइंट के थ्रू आई विल शेयर विद यू, मोस्ट ऑब्जेक्टिवली आई विल शेयर विद यू द वन थिंग विच इज पॉपुलरली टॉक अबाउट, कि यार लक होगा, लक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या आपने अपने पेरेंट्स को या फिर जो ओल्डर जनरेशन है ना, नॉट जस्ट योर पेरेंट्स, क्या आपने ओल्डर जनरेशन को ये लक के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हुए सुना है? फॉर एवरी एस्पेक्ट मेजॉरिटी ऑफ जनता जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, दे बिलोंग टू मिडिल क्लास, एंड मिडिल क्लास में तो ये मानते ही हैं एवरीथिंग इज लक, इजंट इट? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लेट्स डिस्कस दिस ऑनेस्टली, है ना। इन द मिडिल क्लास कॉमन है इंडिया में, दे पुट टू मच रिलायंस ओवर द लक, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि लक का कितना इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। चलो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लक, पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, तभी आप समझ पाओगे जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। फ्यू पीपल से इट इज कर्मा, लाइक योर पास्ट कर्मा विल डिटरमाइन व्हाट यू विल गेट इन दिस लाइफ, ठीक है। सेकेंड, फ्यू पीपल से इट इज डेस्टिनी, इट इज रिटर्न, कोई लोग कुंडली दिखाते हैं, एस्ट्रोटॉक पे जाते हैं, ठीक है, आजकल ये भी चल रहा है। फ्यू पीपल से, जो थोड़े ज्यादा साइंटिफिक है मेरे जैसे, वो कहते हैं इट्स अ चांस, एंड इट्स अ चांस, एक्सीडेंटल है चीजें लाइफ में, ठीक है ना। देन एक कैटेगरी है चांस वाले ही कुछ लोग जो बिलीव इट्स अ प्रोबेबिलिटी, कि हर आउटकम की एक प्रोबेबिलिटी होती है। अब प्रोबेबिलिटी डजंट मीन कि वो इवेंट हो ही जाए, बट प्रोबेबिलिटी का गेम है वो, है ना। तो इट इज एसेंशियली, चाहे आप कर्मा हो, डेस्टिनी हो, चांस हो, प्रोबेबिलिटी हो, वट एवर इट इज, है ना, इट इज एसेंशियल एन एलिमेंट विच यू कांट कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, isn't it? It is essentially an element which you can't control, है ना। अब देखो पहली बात आती है कि क्या लक का कोई रोल है। लक इज डिफाइंड हियर एज एन एलिमेंट विच यू कांट कंट्रोल, है ना। क्या लक का कोई रोल है? पहले मुझे यस और नो में आंसर करो, राइट। देखिए व्हाट आई बिलीव इज इन द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स, आई शेयर यू कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों में, एंड काफी हद तक जितने भी लोगों से मैं बात करता हूं जिन्होंने एग्जामिनेशन क्रैक भी किया है, दे ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर थिंग। यार डेफिनेटली आप नॉट जस्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, आप कोई भी अगर बड़े स्केल का गेम खेल रहे हैं जहां पे कंपटीशन हाई है ना, तो लक का रोल तो रहेगा, है ना भाई। फनल बहुत बड़ा है कंपटीशन का, देयर आर टू मेनी पीपल हु आर फाइटिंग फॉर टू लेस सीट्स, इजंट इट? दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, वी आर फाइटिंग फॉर 1000 सीट्स। अब 1000 सीट्स में ऐसा हो सकता है that there are two equally capable people, there are two equally capable people, but somewhere उसको कोई एक ऐसा एग्जामिनर मिल गया चेक करने वाला जो कि उसको किसी पेपर में 10 मार्क्स ज्यादा दे गया, लेट्स से, या लेट्स से इंटरव्यू की सिचुएशन बात करते हैं। इंटरव्यू में कुछ ऐसा हो गया कि जो इंटरव्यूअर है उसने कैंडिडेट में अपने आप का यंगर वर्जन देख लिया और उसने कहा ले 190, ले 200, है ना। क्या इंटरव्यू में किसी ने कोई एक ऐसी बात बोल दी जो बात खराब नहीं थी बट इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आई और कट गए उसके मार्क्स। लाइक मेनी टाइम आई हैव सीन इन द इंटरव्यू, जो कैंडिडेट्स दिन के लास्ट में इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वेरी कॉमन ट्रेंड, बिकॉज जो पैनल मेंबर है दे आर टायर्ड, वो सुबह से इंटरव्यू ले रहे हैं, दे आर टायर्ड, वो कई बार लास्ट कैंडिडेट को 15 मिनट ही देते हैं। तो व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, कैन यू कंट्रोल इट? So yes, I will say कि luck has a role to play in your success, not just UPSC civil services, in other domain as well. But what should be done? कि सर चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, रोल तो है, उसको नेगेट नहीं कर सकते हम, है ना। बट व्हाट शुड बी डन?
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बी वेरी साइंटिफिक इन ऑल दीज थिंग्स. देखो आपकी जो सक्सेस इक्वेशन है, मैं मानता हूं सक्सेस जो आप आउटकम अचीव करना चाहते हो, इट्स एन इक्वेशन विच हैज मल्टीपल वेरिएबल लाइक योर हार्ड वर्क, वेरिएबल लाइक योर इंटेलिजेंस, ठीक है ना, एंड अनदर वेरिएबल इज लक. लक को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल. इट इज वन ऑफ द वेरिएबल इन दिस सक्सेस इक्वेशन, है ना. अब हम इसको हटा नहीं सकते यार, इस इक्वेशन में से आप इसको हटा नहीं सकते. व्हाट यू कैन डू कि जो अदर वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, योर हार्ड वर्क, योर कंसिस्टेंसी, योर स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंस एटसेट्रा, है ना, वो वेरिएबल हैं जो आपके कंट्रोल में है. और लक ऐसा वेरिएबल है जो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो जस्ट जो एमएस धोनी बोलते हैं, कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल. हाउ यू कैन डू दैट आई विल डिस्कस. कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल, है ना, जो चीज आपके कंट्रोल में है ना, उस पर फोकस करो एंड हैव सम फेथ एंड डिटर्मिनेशन. तभी मैं बोलता हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करना खाली एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है. इट रिक्वायर अ मेंटल रिगर. इट आस्क फॉर द डिटर्मिनेशन. इट आस्क हाउ मच कॉन्फिडेंस यू आर हैविंग इन योरसेल्फ. ठीक है, बिकॉज इट विल टेस्ट योर पेशेंस अल्टीमेटली. ठीक है, तो कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल एंड देन हैव दैट काइंड ऑफ फेथ एंड डिटर्मिनेशन कि हाँ यार चीजें अच्छी होंगी. आई विल पुट माई बेस्ट फुट, आई विल ट्राई माई बेस्ट एफर्ट. दैट शुड बी द माइंडसेट. ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखते हैं, हाउ टू कंट्रोल अदर वेरिएबल, है ना, इसको देखते हैं. देखो, बिकम एन आइडियल एस्पिरेंट, मतलब जो आप कंट्रोल कर सकते हो. आई सेड कि इन योर सक्सेस इक्वेशन देयर आर मल्टीपल वेरिएबल, लक इज वन, which you cannot control. जो अदर वेरिएबल्स हैं which you can control, how you can control them. एक ब्रॉडर पिक्चर आपको बताना चाहता हूं. ट्राई टू बिकम एन आइडियल एस्पिरेंट. देखिए ये मेरा स्पेशली जो मैं ये स्लाइड आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दिस आई हैव अंडरस्टूड व्हाइल बिल्डिंग सारथी आईएएस. शायद मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बात नहीं समझाता, बट व्हाइल बिल्डिंग सारथी आईएएस, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ टॉपर्स, है ना, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ टॉपर्स, आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, है ना, बिकम एन आइडियल एस्पिरेंट. मैंने क्या नोटिस किया, जितने भी टॉपर से मैं मिलता हूं पिछले 4 सालों में, लाइक इवन इफ आई टॉक अबाउट शिविन सर, ही वाज आल्सो वन ऑफ द टॉपर अर्लियर, माय स्टूडेंट इन द सारथी आईएएस. आई आल्सो नोटिस्ड हिज क्वालिटीज एज वेल. मैंने क्या देखा है, दोज हु आर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, दे आर एन आइडियल एस्पिरेंट. हु इज एन आइडियल एस्पिरेंट, इसको डिफाइन करते हैं एक बार. द वन हु हैज मैक्सिमम चांस टू क्लियर द एग्जाम. कि आउट ऑफ दीज 1 लाख पीपल, they have the maximum chances to get into the top 1000, है ना. अब who is an ideal aspirant, आप कहोगे सर यही तो डिफाइन करना है. फर्स्ट डिफाइन दिस, व्हाट इज एन आइडियल एस्पिरेंट. अब मैं ये आपसे पूछता हूं, who has the maximum chance to crack this exam? Do you think the one with the maximum knowledge? Please tell me this thing. ये मैंने कॉमन देखा है. जितने भी लोगों को लगता है ना कि एवरीथिंग अंडर द सन यू नीड टू स्टडी, ये एक मिथ है ना यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, एवरीथिंग अंडर द सन यू नीड टू स्टडी. बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी एग्जाम क्रैक होगा, है ना. डू यू थिंक वन विद द मैक्सिमम नॉलेज, दे हैव द आइडियल चांसेस टू क्रैक द एग्जामिनेशन? आर दे हाईएस्ट चांसेस ऑफ क्रैक द एग्जामिनेशन? है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. द पर्सन हु इज स्पेंडिंग 5 to 6 ईयर, लेट्स से एक ऐसा इंसान है जिसने, जो अपने 6th अटेम्प्ट में है, जो 7 साल इस प्रिपरेशन में दे चुका है, दे विल बी हैविंग मोर नॉलेज ना. उन्होंने लगाया है, वो 6-7 साल से पढ़ रहे हैं. जबकि कोई फ्रेशर जो कि 1-1.5 साल में पढ़ के एग्जाम क्रैक कर रहा है, उसकी नॉलेज ज्यादा नहीं हो सकती. मैं ओवरऑल नॉलेज की बात कर रहा हूं. तो डोंट बिकम अ फिलोसफर इन दिस प्रिपरेशन. डोंट बिकम अ फिलोसफर इन दिस प्रिपरेशन, है ना, कि नॉलेज गैदर कर रहे हैं, है ना, चाय की टपरी पे ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, हमें तो बहुत नॉलेज हो गई है ना. आपको ऐसे बहुत हाईली नॉलेजेबल नहीं बनना है. अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, ये वो लोग हैं जिनका इंटेलेक्ट हाई है, they tend to think कि maximum knowledge होगी तो I will be having the maximum chances to crack this examination. This is not a perfect correlation. ठीक है. Second, मैंने क्या देखा है, now there are certain emotional people, who believe कि the one person who want to serve the society the most, है ना, कि गोल क्या इस एग्जामिनेशन का, we want to serve the society. If I will be having the right intention to serve the society, then I am the ideal aspirant who has maximum chance to crack this examination. बताओ मुझे, क्या ऐसा है? इज इट ट्रू? क्या आपको लगता है? और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं आपसे, है ना. यू नो हाउ मच करप्शन इज देयर इन इंडिया. यू ऑलरेडी नो हाउ मच करप्शन इज देयर इन इंडिया.
इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम क्या है, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि दोज हु हैव द मोस्ट ऑनेस्ट इंटेंशन टू सर्व द सोसाइटी दे विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, तो क्या इतना करप्शन होता देश में, क्या इतने गवर्नेंस के इश्यू होते हैं? प्लीज टेल मी दिस थिंग। देखिए आप सब लोग अभी, आई बिलीव कि आपका जो एज ग्रुप है दैट इज 21 22 समवेयर, है ना, 20 से 24 के आसपास का एज ग्रुप होगा, कुछ लोग 20 से कम भी होंगे, 18 to 24 मान लेता हूं मैं, है ना, जो एज ग्रुप है। एट दिस एज वी आर वेरी आइडियलिस्ट इन आवर नेचर, आइडियलिस्ट होते हैं हम इस एज में, है ना। हमें जो एक आइडियल सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्रिएटेड है वी टेंड टू बिलीव ऑन इट, है ना। तो दैट आई एम शेकिंग फॉर यू, है ना, कि यार बिल्कुल प्रैक्टिकल बात सोचते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे, मेरे ओपिनियन नहीं, जो मैं फैक्ट बता रहा हूं उसके बेसिस पे सोचो। सो हु इज एन आइडियल एस्पिरेंट देन? अब देखो ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कुछ टाइम का, स्पेशली जब से मैंने सारथी एएस बिल्ड किया और बहुत सारे टॉपर से मैंने इंटरेक्ट किया, आई रियलाइज्ड वन हु इज अ गुड स्टूडेंट, सिंपल, वन हु इज अ गुड स्टूडेंट, हु आर मेटिकुलस। आप स्कूल में जिसको बोलते थे या कॉलेज में, स्पेशली बैक बेंचर्स को बोल रहा हूं मैं ये, आप स्कूल में कॉलेज में जिसको बोलते थे ना कि अरे तो गीक है, प्लीज टेल मी दिस थिंग, जो क्लास टॉपर्स हैं उनके ट्रेड्स आपने नोटिस किए थे कि दे वर डिसिप्लिन्ड, दे वर कंसिस्टेंट, वो नोट्स बनाते हैं, दे रीड, दे रिवाइज, दे प्रैक्टिस अ लॉट, इजंट इट? आपने देखा है स्कूल को, अगर आप खुद अगर ऐसे हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। बट अ गुड स्टूडेंट हु इज डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट, हु रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, है ना, दे हैव द हाईएस्ट चांसेस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, है ना। आपको आगे जाके सोसाइटी को सर्व करना है या नहीं करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, फालतू की नॉलेज है, डजंट मैटर, बट एग्जाम का एक गिवन सिलेबस है, इट इज एन एकेडमिक एग्जामिनेशन, आप उस सिलेबस पे फोकस करो, पीवाईक्यू पे क्या आ रहा है वो देखो, जिनको नंबर लाने आते हैं, बोलते हैं ना मार्क्सिस्ट बनो इस प्रिपरेशन में, मार्क्सिस्ट, MARX, ठीक है। तो आपको गुड स्टूडेंट बनना है, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ गुड स्टूडेंट टू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल, द रेस्ट विल फॉल इन प्लेस, दैट्स इट। एकेडमिक एग्जाम है, आइडियलाइज मत करो अपने माइंड में, है ना, समझ में आया? डन। चलो, तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आई फील डिफरेंशिएट अ सिविल सर्विसेज टॉपर। क्या क्या तीन चीजें बताई मैंने आपको? चलो अब देखते हैं, जो लोगों ने 1 घंटे तक सुना पेशेंटली, हैव यू एब्जॉर्ब्ड व्हाट आई सेड? व्हाट आर द थ्री थिंग्स विच आई सेड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट? लिखते जाओ ये चीजें सामने। चले, डन। अब मुझे एक बात बताओ, आप सभी को शिविन सर ने लास्ट सेशन में, जो पहला सेशन हुआ था, उसमें कुछ होमवर्क दिया था, हैव यू डन दैट? देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बिगिनर किट हम फ्री कर रहे हैं, है ना, बट इसमें जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में, इट इज वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज, ठीक है। आप कोई ऑफलाइन फाउंडेशन की कोचिंग चले जाओ, हु आर चार्जिंग मोर देन 2 लाख, राइट नाउ दे आर चार्जिंग मोर देन 2 लाख। आप मुझे वहां जाके बता देना, मैं आपको यही बोल रहा हूं, आपको इंटरनेट पे सारथी इसका ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, आप ये 2 लाख पे कर दो। अगर कोई इतने डिटेल में सारी स्ट्रैटेजी आपको पूरे 1 साल में भी बता देना, आई विल पे दैट मनी फ्रॉम माई ओन पॉकेट, है ना। आपको कोई इतना डिटेल में एवरीथिंग जो बिगनर किट में हम कवर करने वाले हैं, तो फ्री है, बट इट इज वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज, है ना। तो उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए प्लीज। तो आपको जो होमवर्क दिया था, हैव यू डन दैट? आप में से कुछ लोगों ने किया होगा ना फाउंडेशन कोर्स, आई बिलीव कुछ लोग होंगे जो कर रहे होंगे 6-7 महीने से। प्लीज टेल मी, वहां पे क्या होता है, टीचर आता है, पॉलिटी आज पढ़ेंगे, ये चैप्टर फंडामेंटल राइट बताया और चले गया, आपके नोट्स बनाए, यही चल रहा है बस, इजंट इट? यही होता है फाउंडेशन कोर्स में, क्योंकि टीचर की तो पर आवरली मनी है, उसको पता है कि आना है बस ये पढ़ाना और जाना है। देखिए आप कहीं से भी कर लो, चाहे नाम आपने सारे लिख दिए, बट आई विल नॉट टेक ऑल दीज नेम फ्रॉम माई ओन माउथ, बट आप साहब ने सारे नाम लिख दिए। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सभी लोग इंटेलिजेंट हैं। देखो वहां पे क्या है, इन एवरी पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, वहां पे जो टीचर्स है ना वो फिक्स हैं, और टीचर्स मोस्टली दे आर पेड फॉर नंबर ऑफ आवर्स दैट दे आर टीचिंग। दैट इज द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट दैट इज हैपेंड इन द ओल्ड राजेंद्र नगर, आई वुड से, है ना। और टीचर को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या ब्रॉडर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, उनको बस ये मतलब है
कि यार मेरे को ये टास्क मिला, इस बैच को मुझे पॉलिटी पढ़ा के जाना है। आउटकम ड्रिवन नहीं है, दे आर जस्ट प्रोसेस ड्रिवन, है ना, कि यू जज दीज इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ whether you have completed the syllabus, if the classes are going on time, if the infrastructure is good or not, क्लास में एसी लगा या नहीं, है ना, they are process driven not outcome driven, है ना। सारथी IAS, why we are getting so much love from all the students in a recent time, because we are always outcome driven, we are always talking about कि यार नंबर कैसे आएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, we not about कि पॉलिटी आता हूं पढ़ा देता हूं एनसीईआरटी शुरू करता हूं बस, उससे क्या हो जाएगा, वो तो हर कोई कर रहा है, व्हाट वैल्यू वी विल बी एडिंग टू योर लाइफ। तो दिस इज आवर फोकस कि आउटकम ड्रिवन रहते हैं, मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी किया है, आई हैव सीन ऑल द मार्केट ऑफ द राजेंद्र नगर, वहां पे पॉलिटी के टीचर को ये नहीं पता होगा कि इकोनॉमी वाला टीचर क्या पढ़ा रहा है ना, इकोनॉमी वाले टीचर ने क्या स्ट्रैटेजी बताई है ना, ज्योग्राफी वाले टीचर ने वहां पे सब्जेक्ट के बीच में कोई लिंक नहीं बना रहा है, नोबडी इज क्रिएटिंग द लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट्स, ठीक है, समझ में आया। तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू फोकस अपॉन, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, दिस सेशन इज नॉट देयर टू क्रिटिसाइज अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, दिस सेशन इज देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट वैल्यू वी आर एडिंग इन दिस बिगिनर किट। देखिए जब भी कोई फ्री इनिशिएटिव इस टाइप का हम करते हैं तो हमें क्या लगता है, देखिए वी वांट टू टीच स्टूडेंट हु आर सीरियस, इजंट इट, हम भी वही चाहते हैं कि 1 लाख लोग जो मैंने ऊपर लिखे थे ना उन्हीं को पढ़ाएं। ऑनेस्टली एक टीचर के लिए वही सेटिस्फेक्शन है ना, टीचर उसी चीज में सेटिस्फेक्शन ड्रॉ करता है। तो आई वांट कि आप सीरियसली इसको फोकस करें, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कंप्लीट करें, तभी होगा ना कि इन दी स्पैन ऑफ 1 मंथ आपको समझ में आएगा कुछ चमका है मेरे को। कहीं जाके जब 2 साल बाद सिलेक्शन हो रहा होगा ना आपका, आप फाउंडेशन को कहीं से भी करो, तब आपको चमकेगा यार उस टाइम पे ना बंदे ने सही बातें बता दी थी, एक बिगनर किट कर दिया था, 2 साल लगेंगे, है ना, इसलिए मेरी ना ट्रेजेक्टरी बहुत आसान रही। चलो देखिए, in the mains examination there are 4 papers plus 1 paper is of the essay। अगर हम GS1 की सबसे पहले बात करें, आपके माइंड में धीरे धीरे सिलेबस सेट होना चाहिए, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। GS1 को 3 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हिस्ट्री, सिलेबस मैपिंग करो अपने माइंड में, कंसोलिडेट करते हैं अपने माइंड में सिलेबस। सेकेंड इज ज्योग्राफी and third is society। These are the 3 broad categories of the GS1। अभी मैं आपको डिटेल सिलेबस भी दिखा दूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। When we talk about the history, history has multiple component। देखो सबसे पहले हिस्ट्री में आता है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री विच इंक्लूड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, जो कि मोस्टली आप प्रीलिम्स की स्टेज पे पढ़ते हो। डिटेल में वी विल हैव सेशन ओवर द GS1, GS2, GS3, GS4 एज वेल। अभी मैं आपको खाली ब्रॉडर ओवरव्यू दे रहा हूं कि मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, ठीक है। फर्स्ट इज मॉडर्न हिस्ट्री विच इंक्लूड इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो कोर पार्ट है। सेकंड कंपोनेंट क्या है आपको इस हिस्ट्री वाले ब्लॉक का, आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो इंडिया के जो आर्ट एंड कल्चर है, जो कि आप मोस्टली प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ते हो, है ना, वो भी आपके मेंस एग्जामिनेशन GS1 का पार्ट है। थर्ड पार्ट इज पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया। पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया का क्या मीनिंग है, इंडिया फ्रॉम 1950 भाई टिल 1950 तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ द इंडिया हैज ग्रोन, क्या इश्यूज थे, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड इशू, डेवलपमेंट इशू, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इशू, इमरजेंसी एटसेट्रा। सो इंडिया फ्रॉम 1950 till roughly 2010 forms the part of post consolidation India, that is the third component। fourth component in this history section, it is world history। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका प्रीलिम्स में नहीं है, पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया ऑफिशियली प्रीलिम्स में नहीं है, बट यूपीएससी कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इधर उधर से, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन है आपके जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं ये टॉपिक्स सो दैट आप सिलेबस को समझ पाए। हिस्ट्री के 4 सेक्शन एक बार देख लो जल्दी जल्दी। फर्स्ट होमवर्क सभी का ये है कि इन सारी चीजों को एक बार डिटेल में सिलेबस को रीड करके आएंगे पॉइंट बाय पॉइंट, है ना। देखो पहला हो गया इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। तो दिस इज आर्ट एंड कल्चर जो मैंने आपको बताया, पहला हिस्ट्री का पार्ट। सेकंड इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री
फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनालिटी इश्यूज, है ना. फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये दोनों कंपोनेंट हो गए मॉडर्न हिस्ट्री के. अंडरस्टूड. फिर आया पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. ये थर्ड कंपोनेंट हो गया. फोर्थ कंपोनेंट वर्ल्ड हिस्ट्री. एज आई सेड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है आपके कोर्स में. द मेन सिलेबस इज प्रीटी मच डिफाइंड. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि मेंस इज इजियर टू क्रैक. प्रीलिम्स के सिलेबस की बाउंड्री यूपीएससी ने ल्यूसिड छोड़ी हुई है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में सिलेबस माइक्रो लेवल पे डिफाइंड है. दैट वी विल डिस्कस इन द डिटेल कि इसका बेनिफिट क्या है, बट जस्ट ब्रॉडर आइडिया. तो वर्ल्ड हिस्ट्री विच इंक्लूड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री एटसेट्रा. तो स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री आर मेंशन्ड देयर. ठीक है, समझ में आया? डन. तो ये हुआ पहला कंपोनेंट. अब दूसरा कंपोनेंट देखते हैं. ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट आपका है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा ज्योग्राफी दो पार्ट में ही है. वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी. तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. नाउ अगर हम सोसाइटी सेक्शन की बात करेंगे, सोसाइटी में देयर आर डेडिकेटेड 10 टॉपिक्स. कंप्लीट सोसाइटी नहीं है. देयर आर 10 टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस जो आपको कवर करने हैं फॉर द GS1. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी. हिस्ट्री के 4 कंपोनेंट है, ज्योग्राफी के 2 है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी. एंड सोसाइटी के लिए देयर आर 10 स्पेसिफिक टॉपिक, है ना. दिखाता हूं मैं कौन कौन से टॉपिक है आपको, एक बार सिलेबस में देखते हैं. देखो, पहले सोसाइटी के टॉपिक आप देखो. सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम. सिंपल डायरेक्ट टॉपिक मेंशन्ड है. पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, वुमेन एंड फीचर्स. इसके बाद अगेन अनदर टॉपिक ऑफ सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन. अनदर टॉपिक सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म एटसेट्रा. डन. तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि सोसाइटी का सेक्शन है. समझ में आया? अब जब आप एक बार सिलेबस देखोगे तो आप पूरे सिलेबस को समझ पाओगे कि ये पार्ट आपका हिस्ट्री का ब्लॉक है, ये सोसाइटी का है. अब जो रेस्ट बचा वो ज्योग्राफी है. ज्योग्राफी में देखते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. मैंने बोला ज्योग्राफी दो पार्ट में है. वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ये हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी. एंड दिस पार्ट, दीज टू टॉपिक्स, दे फॉर्म द ह्यूमन ज्योग्राफी. राइट? जहां पे इंडस्ट्रियल लोकेशन हो गया, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, विच इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इटसेल्फ. समझ में आया? प्लीज टेल मी यस और नो. अब GS2 पे चलते हैं. नाउ मूव टू GS2. जस्ट ब्रॉडर आइडिया दूंगा मैं आज आपको. लेट्स चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग इन GS2. अगेन GS2 कैन बी इजिली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. GS2 को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड पार्ट इज गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस. थर्ड इज इंटरनेशनल रिलेशंस. तो ये GS2 में दीज आर द 3 ब्रॉडर सेक्शंस. अगर हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. जब आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं पॉलिटी को तो यू फोकस ऑन दिस एरिया. राइट? प्रीलिम्स में आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, बट प्रीलिम्स में मोस्टली आप स्टैटिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं. एंड मेंस में इसी स्टैटिक पार्ट का एनालिसिस, हाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग द DPSP, व्हाट चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन इंप्लीमेंटिंग इट, जो करंट के इश्यूज हैं, जो मोर एनालिटिकल अप्रोच है, मोर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, दैट यूपीएससी आस्क इन मेंस एग्जामिनेशन अंडर दिस पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट. जस्ट टू हाईलाइट दिस थिंग, आपको एक बार सिलेबस में भी दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आता रहे पैरेलली. तो चेक आउट दीज टॉपिक्स. सबसे पहले पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक दिखाता हूं, फिर गवर्नेंस सोशल जस्टिस के दिखाऊंगा. फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, है ना. तो दीज बहुत सारे टॉपिक है. फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन. फिर सेपरेशन ऑफ पावर हो गया बिटवीन वेरियस ऑर्गन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल US एंड UK, दैट इज द पार्ट ऑफ द GS2. देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का वर्किंग,
तो जब आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे तो मोस्टली आप स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे, और पार्लियामेंट और जब आप मेंस में पढ़ोगे तो उन्हीं टॉपिक का थोड़ा एनालिटिकल पार्ट, करंट पार्ट आप पढ़ते हो, ठीक है। देन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर जुडिशरी हो गया, दैट इज गोइंग टू बी read over this polity constitution part only. Then salient feature of representation of people act, ठीक है। तो all these are the topics, अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं, ठीक है, this till this, यहां तक आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करता है इन द GS2। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है विच इज गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, है ना। तो गवर्नेंस मेनली आप मेंस में ही पढ़ते हो, प्रीलिम्स में डोंट स्टडी द गवर्नेंस पार्ट। जिन लोगों का पबैड ऑप्शन है उनको गवर्नेंस हैंडल करना काफी इजी रहता है। तो सेकंड पार्ट इज हाउ द गवर्नमेंट सिस्टम इज वर्किंग, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। एंड सोशल जस्टिस में क्या आप चीजें पढ़ते हो, जो सोशल टॉपिक्स हैं। सोशल जस्टिस बेसिकली पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की है उसका गोल क्या है, टू डिलीवर द सोशल जस्टिस। तो उसकी जो फंक्शनिंग है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, लाइक वुमेन, लाइक चिल्ड्रन, है ना, उनकी वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, दैट यू स्टडी इन दिस गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पार्ट। समझ में आया, ठीक है। तो ये हुआ यहां से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन इन द डेवलपमेंट सेक्टर, देन डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप एटसेट्रा, दीज आर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री। देन वेलफेयर स्कीम ऑफ द वल्नरेबल पॉपुलेशन, है ना, अगेन ये सोशल जस्टिस का पार्ट हो गया, है ना भाई। अगर हम किसी वल्नरेबल सेक्शन के लिए कुछ वेलफेयर की स्कीम्स लेके आ रहे हैं तो वी आर फुलफिलिंग द गोल ऑफ सोशल जस्टिस। अंडरस्टूड। इश्यू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, पॉवर्टी, हंगर, अगेन सोशल जस्टिस हो गया। देन कुछ कोर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एटसेट्रा। समझ में आया। देन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पार्ट। अंडरस्टूड। एंड उसके बाद आपका थर्ड एंड लास्ट सेक्शन आता है GS2 में, विच इज इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस में 4 मेन टॉपिक हैं, है ना। इसमें इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, जो इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड है, जो कि बेसिकली सार्क कंट्री है, दैट यू स्टडी हियर। फिर बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, जो भी ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उसकी फंक्शनिंग, कोई नया एग्रीमेंट आ रहा है उसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, तो दैट यू स्टडी इन द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपके IR का पार्ट रहेंगे। समझ में आया। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस पार्ट को हम डिटेल में करेंगे, इस पार्ट को हम डिटेल में करेंगे। एवरी पर्टिकुलर GS पेपर सेशन वी विल कवर। अभी मैं जस्ट आपको ब्रॉड व्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो डोंट थिंक कि मैंने आपको मेंस का सिलेबस समझा दिया है, जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू द मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस, है ना। पेपर वाइज वी विल हैव इट, एक एक टॉपिक को समझेंगे कि क्या उसके डायमेंशन है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका GS3। GS3 फर्स्ट पार्ट इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर, दैट इज वन एरिया जहां से यूपीएससी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द GS3 पूछता है, इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर। सेकंड है यहां पे साइंस एंड टेक प्लस एनवायरमेंट, विच इंक्लूड डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल, है ना। ब्रॉडली आप इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं स्टार्टिंग में अपने माइंड में पेपर्स को, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सेकंड एरिया है साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, विच इंक्लूड डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल। थर्ड एरिया यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपके GS3 में 3 पर्टिकुलर एरियाज हैं। इफ यू विल चेकआउट फ्रॉम हेयर, अब ये आपका काम है, आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि ये जो मैं ब्रॉड हेडिंग बना रहा हूं इनके अंदर आप टॉपिक्स को क्लासिफाई करो। लेट्स सी कि आप एक ब्रॉड कंटूर ड्रॉ कर पा रहे हो या नहीं सिलेबस का, ठीक है। तो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, यू कैन सी इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉप्स, ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट आ गया। फिर फार्म सब्सिडीज, ये भी एग्रीकल्चर वाला पार्ट आ गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लैंड रिफॉर्म, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, है ना। तो दीज आर ऑल दी टॉपिक्स जो कि इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर में आते हैं। देन आपका साइंस एंड टेक, अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT एंड स्पेस, ये आपका साइंस एंड टेक वाला पार्ट हो गया जो कि GS3 मेंस में है। कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। ये आपके 2 टॉपिक हो गए एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अंडरस्टूड।
इसके बाद लास्ट के जो टॉपिक हैं, दीज आर इंटरनल सिक्योरिटी, कि इंडिया में क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस हैं। फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन से जो जो क्राइसिस आजकल आ रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट बनाएंगे, है ना। तो एक बार इनकी मैपिंग अब आपको करनी होगी, दैट इज योर होमवर्क, कि जो ब्रॉडर हेडर मैंने आपके लिए बनाए हैं उनके अंदर इन टॉपिक्स की मैपिंग एक बार करना, ठीक है। आप देखते हैं लास्ट तो बहुत आसान है, GS3 के बाद, GS3 तक ही थोड़ा सा खिचड़ी पेपर है यूपीएससी ने जो बनाए हुए हैं, GS1, 2 और 3। GS4 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर है, विच इज एथिक्स, ठीक है। GS4 तो दो ही पार्ट में है, वन इज थ्योरी, जहां पे आप एथिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एवरीथिंग यू विल स्टडी, एंड सेकेंड इज केस स्टडी। तो आफ्टर लर्निंग द थ्योरी पार्ट, उन पर्टिकुलर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिक केसेस में हाउ यू विल अप्लाई, दैट फॉर्म्स द केस स्टडी पार्ट। अंडरस्टूड? चलिए, डन।